हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रखी है उसका अगला क्वेश्चन पेपर है। पिछला क्वेश्चन पेपर हमने उत्तराखंड जीएस का करा था। आज हमारा जनरल स्टडी और आपका रीजनिंग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसका है। तो आपका जो हमारी सीरीज है वो लगातार यूट्यूब पर भी चल रही है। बाकी आपको पता है हमारी जो एसएस स्टडी ऐप है उसमें पेड सीरीज भी चल रही है। मात्र 150 रुपए में आप उस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ के 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर है। 150 से ज्यादा क्वेश्चन पेपरों का 150 से ज्यादा क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन है और 20 से ज्यादा आपके क्वेश्चन पेपर उस पर आप पे उपलब्ध होंगे प्री एग्जाम के लिए। तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऐप एसएस स्टडी आपका डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है। बाकी आप इसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां से सॉल्व करने के बाद आप यहाँ मिलान कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सिंध घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना नहीं करते थे? सिंध घाटी सभ्यता के लोगों के बहुत सारे धार्मिक ऐसे आपके चिन्ह मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये जो सभ्यता है वो आपके हिंदू धर्म के बहुत ही करीब थी, यानी कि हिंदू धर्म की बहुत सारी चीजें वहां पर मिली हुई हैं। तो इसमें जो आपका स्वास्तिक है वो चिन्ह आपका सिंध घाटी सभ्यता से मिला है। इसकी पूजा करते थे ये लोग। मातृ देवी, तो इनका सबसे प्रमुख जो आपका उदाहरण मिला है वो मातृ देवी का ही है। प्रकृति देवी, मातृ देवी को ये प्रकृति देवी के ही रूप में पूछते थे क्योंकि शंख पर बना हुआ आपका एक प्रकृति और उसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है जो, तो उसकी पूजा उपासना की जाती थी। विष्णु की नहीं करते थे। ये वाला इसका सही आंसर होगा क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो आपका सैंधव सभ्यता थी, सिंधु घाटी हड़प्पा की सभ्यता, उसमें आपके शिव है, विष्णु है, इनका नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, शिव को एक पशुपति के नाम में आपके नाम के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है। एक योगी हैं जिनके आसपास आपके बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं। वो स्वयं आपके ऐसी मुद्रा में है जिसको हमने बाद में शिव का पशुपति रूप माना। तो लेकिन उस समय शिव शब्द आता नहीं। शिव शब्द तो बाद में आपका जो श्वेतांबर जो आपका पुराण है उसमें आपका इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है, उससे पहले नहीं है। ऋग्वैदिक काल में भी पहले शिव नहीं आया, पहले रुद्र शब्द आया है, बाद में शिव शब्द आया। तो ये आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वहां पर विष्णु, शिव, इंद्र, इन सब का नाम नहीं है। बस बाद में हमने उसे पशुपति माना है जो शिव का ही एक रूप है। तो ये तीन की पूजा होती है। इसके साथ आपका वो योगी जिसे हम पशुपति नाथ कह रहे हैं वो भी आपके पूजे जाते थे। बाकी देवताओं का वर्गीकरण जो इंद्र हैं या फिर उसमें वो ऋग्वैदिक काल में थे, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि। फिर आपके उत्तर वैदिक काल में जो आपका विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, जो आपके अन्य देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, वो आपके उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध होने लगे और गुप्त काल आते आते उन्हीं रूप में पूजा उनकी होने लग गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्यों की विशेषता नहीं है? आर्य समाज 4 वर्गों में विभाजित था। बिल्कुल था, ये एक विशेषता है इसकी, 4 वर्गों में था। लेकिन वर्ण व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, ये ध्यान में रखिएगा। वैदिक काल में आरंभिक उसमें आपके जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य आधारित थी। एक ही परिवार के आपके विभिन्न आपके लोग अलग अलग वर्णों के से हो सकते थे क्योंकि वो कार्य पर है, ठीक है। और जो आपका मुख्य व्यवसाय कृषि था, कृषि और पशुचारी लोग थे, बिल्कुल सही है। सामाजिक जीवन का आधार परिवार था, परिवार ही इनकी सबसे छोटी इकाई थी, कुलप। और उसका जो आपका जो मुखिया होता था वो परिवार का पुरुष होता था। पितृसत्तात्मक है, ऋग्वैदिक काल में आपके पितृसत्तात्मक है। और जो आपका हड़प्पाई सभ्यता है वहां मातृ सत्तात्मक है। जो आपने मातृ देवी की पूजा लिखी वो इसे भी इंगित करता है। तो ये तो इसकी विशेषताएं। धार्मिक अंधता व्याप्त थी, ये नहीं है। ऋग्वैदिक काल में कोई धार्मिक अंधता नहीं थी। ये आपका जो धर्म था वो अधिकतर आपके मानव के जो जीवन है उनके दृष्टिकोण या उनके दर्शनों से रिलेटेड था। इसमें आपके विभिन्न तरह के धर्म थे ही नहीं। उस समय केवल एक ही धर्म था जिसे हम आज हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म बोलते हैं। उसका आधार है ये। यहाँ धर्मांधता जैसी कोई चीज व्याप्त नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो, जिसे हम तोताए हिंद बोलते हैं, यानी कि भारतीय आपके जो संगीत है उसमें अमीर खुसरो ने बहुत सारे वाद्य यंत्र दिए, बहुत सारी आपके संगीत की जो आपके विधाएं हैं, गायन शैलियां हैं वो दी। और उसमें आपका जो सबसे प्रसिद्ध आपका गायन शैली है वो है कव्वाली। कव्वाली भारत में किसने दी थी? अमीर खुसरो ने, क्योंकि ये सूफियों की एक विशेषता है, दीवान और कव्वाली।
क्रिप्स मिशन के भारत आगमन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? क्रिप्स मिशन कब आया? आपके 1942 में भारत आया था स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। उस समय भारत के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फर बमकांड के किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर कांड के किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? मुजफ्फरपुर कांड 1908 में आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो अभिनव भारत समाज के सदस्य हुआ करते थे, इन दोनों युवाओं ने जाकर के आपकी जो किंग्सफोर्ड आपका मुजफ्फरपुर का जो आपका जज होता था उसके काफिले पर बम फेंक दिया था। हालांकि वो तो बच गया, जो आपका किंग्सफोर्ड था वो बच गया, परंतु क्या उसके साथ में जो अन्य लोग थे वो मारे गए। तो इसके कारण आपके जो प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने तो खुद को गोली मार ली अपनी पिस्टल से, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए और इन्हें फांसी की सजा हुई। भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले यानी कि फांसी की सजा पाने वाले पहले क्रांतिकारी भी हैं खुदीराम बोस, और 1908 के मुजफ्फरपुर कांड के अभियुक्त थे, मुख्य अभियुक्त इन्हीं को बनाया गया था और इनको आपका इसी के कारण फांसी दी गई। तो कुल मिलाकर के 18 वर्ष की आयु, 1789 में इनका जन्म हुआ था, 1808 में इनको फांसी दे दी गई थी। तो 18 वर्ष ही इनको हुए थे, कहीं कहीं पर आपका कम ज्यादा भी दिया रहता है, लेकिन उम्र इनकी यही थी अगर इनका जन्म और वो देखोगे तो। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में किसका अंश कम हुआ है? हरित क्रांति से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो है आपका तिलहन, दलहन और आपका मोटे अनाज सबसे बुरे प्रभावित हुए, और जो सबसे बेहतर प्रभावित हुए वो गेहूं चावल। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई वो इसमें हुई, गन्ना में भी वृद्धि हुई है, ठीक है, परंतु दलहन बहुत ही नेगेटिव तरीके से घटा और भारत आज दुनिया में से आयातक देश बन गया है। कभी निर्यातक हुआ था दाल का भी और खाद्यान्न तेलों का भी, लेकिन आज आयातक है। और मोटे अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब में भी भारत का जो कुल उत्पादन होता था हरित क्रांति से पहले वो भी निरंतर घटता चला गया। ये बेहतहासा बड़े हैं, इनके वृद्धि के कारण ही इनका क्षेत्रफल भी इन दोनों ने ले लिया। अधिकतर किसानों ने इनकी खेती पर फोकस किया, इसीलिए दलहन है, तिलहन है, मोटे अनाज, इनकी खेती गिरती गई। तो उपरोक्त विकल्पों में से दलहन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? एशियन विकास बैंक जो आपके एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग और के लिए बनाया गया आपका एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे एडीबी बोलते हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला। अगला, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा एक भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? संविधान लागू होने के बाद सिक्किम को भारत संघ का एक आरक्षित राज्य बनाया गया था। 1974 तक ये आपका आरक्षित यानी कि बफर स्टेट के रूप में था, तिब्बत और भारत के बीच यानी कि चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट की भूमिका में होता था। उसके बाद 1974 में इसे आपका पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विधान पारित कर दिया गया और 1975 से फिर ये आपका पूर्ण राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, तब तक ये बफर स्टेट हुआ करता था। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये किसने कहा था? अर्धसंघात्मक, न तो संघात्मक है पूरी तरीके से और ना ही आपका एक एकात्मक है, बल्कि अर्धसंघात्मक है। ये आपका केसी व्हीलर के शब्द हैं, अर्धसंघात्मक, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया? कानून का समान संरक्षण मतलब विधि के समक्ष समानता, सभी के लिए कानून एक जैसा होगा, यह शब्द लिया गया है आपका अमेरिकी संविधान से। विधि के समक्ष समानता जो हमारा अनुच्छेद 14 में है वो आपका अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट कर रखा है हमने। अगला, कौन सी एक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में गुजराती है, कश्मीरी है और डोगरी भी है। डोगरी, संथाली, मैथिली बाद में जोड़े गए। राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी भाषा आपका जो 22 भाषा है भारतीय संविधान की आपके 8वीं अनुसूची में, मूल 14 थी, 8 बाद में जुड़ी, टोटल 22 है। 22 में से ये 3 तो हैं परंतु ये नहीं है, राजस्थानी भाषा आपका
इसमें सम्मिलित नहीं है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस संचित पदार्थ का सबसे पहले उपयोग करता है? भूखा व्यक्ति जिसे खाना ना मिला हो तो वो शरीर के किस हिस्से का सबसे पहले, तो वो ग्लाइकोजन का उपयोग करेगा, क्योंकि आपने जो खाना खाया है, खाने से जो आपका ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज आपके यकृत में भविष्य के लिए संचित हो जाता है, जिसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। जब तक आप भूखे रहेंगे ग्लाइकोजन का उपयोग होगा। मान लो इतने भूखे हो गए कि ग्लाइकोजन भी आपका नष्ट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट जो आपके शरीर में बचा था ग्लाइकोजन के रूप में, उसे खत्म होने के बाद अगला जो होगा वो क्या होगा? वसा, फैट गलनी शुरू हो जाएगी, और जब फैट भी खत्म हो जाएगा तो लास्ट में प्रोटीन, यानी कि आपके शरीर की कोशिकाओं को खाने लग जाएंगी। तो कार्बोहाइड्रेट का ही संचित रूप ग्लाइकोजन है, जो यकृत में आपके भविष्य के लिए संचित रहता है, और उसके अलावा फिर आपका वसा और अंत में प्रोटीन। तो मुख्य जो हमारे पोषक तत्व है उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसी क्रम में आपके इनका दहन भी करता है हमारा शरीर। अगला क्वेश्चन है, तो इसका ग्लाइकोजन होगा जो आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, जो हमारे शरीर में अतिरिक्त भोजन के समय संचित हो जाता है, और जब हमारे भोजन की कमी होती है तो उस समय उपयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर तथा बहुत तन्य है? कठोर भी है और जिसे हम क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे कठोर होने के साथ साथ तन्य भी है वो होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जो आपका कठोर तो है ही, सख्त तो है ही, उसके साथ साथ आपका तन्य भी होता है, जिसे आसानी से आप खींचतान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, आपके मशीन की ऊर्जा मापने का तरीका है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में अगर आप वाट में नापोगे तो वाट होते हैं 746 वाट, बराबर क्या होता है? एक आपका हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का मतलब यह होता है कि जिसमें आपके चीज की अवस्था में तो परिवर्तन हो जाए, परंतु चीज की जो मूल रासायनिक संरचना है उसमें परिवर्तन ना हो, ना तो अपघटन हो उसका और ना ही कोई नया पदार्थ बने। और जब क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के टूटते हैं या जुड़ते हैं और उससे नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि वो रासायनिक पदार्थ। जैसे मोमबत्ती का जलना है, इसमें अपघटन होता है, ऊष्मा का अपघटन होता है, जिसके कारण मोम पिघल करके खत्म हो जाता है। लोहे में जंग लगना, जब आपका लोहे में जल और आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका जब ऑक्सीकरण होता है तो लोहे का क्षय होकर के वो आपका जो आपका जंग है, यानी कि लाल जो आपका आयरन ऑक्साइड है उसमें परिवर्तित हो जाता है, तो वो भी रासायनिक क्रिया है। उसके बाद जल का विद्युत अपघटन, जब पानी से होकर के आपका विद्युत गुजारी जाती है, विद्युत ऊष्मा, तो पानी दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है पानी के। तो वो भी क्या है, आपके जो मूल संरचना थी वो टूट गई, वो अलग अलग चीजें बन गई, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आयरन का चुंबकीकरण, आयरन का चुंबकीकरण क्या है? एक भौतिक संरचना है जिसमें आयरन का कोई भी मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होता, वो अपनी मूल संरचना को बनाए रखता है, तो इसका सही होगा आयरन का चुंबकीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? खगोल भौतिकी मतलब जो आपका क्या करता है, कॉस्मिक आपका फिजिक्स है, जो हमारे उपग्रहों और मतलब हमारी पृथ्वी के अलावा जो अन्य आपके हमारा ब्रह्मांड है इसके विषय में आपके शोध कार्य वगैरह करता है। खगोल भौतिकी संस्थान आपका बंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, www किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? www वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? HTTP। किसका करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्योंकि आप जब भी www यानी कि किसी भी वेब पेज पर जाओगे तो आपको सबसे पहले टाइप करना होगा ये, क्योंकि ये प्रत्येक वेब पेज की लेयर को खोलने वाला है। यानी कि आप वर्ल्ड वाइड वेब पर यानी कि वैश्विक इंटरनेट पर जब भी आप प्रवेश करोगे तो यही एड्रेस आपको क्या करेगा, उन विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो जो आपका www का प्रोटोकॉल होता है वो होता है HTTP। सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किस भाषा में संभव है? सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किस में होगा? आपके
कोबोल में, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्योंकि आप अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या जो लैंग्वेज है वो आपके व्यावहारिक और कैसी रखनी पड़ेगी, व्यावसायिक लैंग्वेज के लिए आपको कोबोल का प्रयोग करना पड़ेगा। फोटोन तो आपको पता है वैज्ञानिक लैंग्वेज है, आपका C++ भी एडवांस है, पास्कल भी, समझ गया ना। ये जो कोबोल है ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो विभिन्न तरह के व्यापारिक कार्यों के लिए बनाई गई है। तो इसी में आप सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। नॉन इंपैक्ट मतलब जो मार करके छापता नहीं है, क्योंकि साधारण जो इंपैक्ट होता है उसमें आपने देखा होगा साधारण टाइपराइटर की तरह एक क्या बना रहता है, आपका छापा बना रहता है, उस छापा वो स्याही लेता है और एक जगह पर क्या करता है इंपैक्ट डाल करके यानी कि दबाव डाल करके वहां पर उस चित्र को या आपके वर्ण को गाड़ देता है। लेकिन आपका जो लेजर प्रिंटर होता है वो इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, बल्कि लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है, लेजर के द्वारा छापने का काम करता है। उसमें आपका किसी भी तरह का कोई दबाव या कहीं पर किसी जगह पर मार करके आपके छपाई का काम नहीं होता है। तो ये नॉन इंपैक्ट है लेजर प्रिंटर। कौन सी एक डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है। फिक्स डिस्क कौन सी होती है, फिक्स डिस्क होती है आपके हार्ड डिस्क। ये क्या होती है, एक फिक्स मतलब एक जगह पर स्थिर आपके क्या होती है डिस्क, मतलब ये घूमती नहीं है। सहनशीलता, विनय, और सहनशीलता का संबंध जिस प्रकार विनय से है, सहनशीलता का किससे है, विनय से। तो दृढ़ता से क्या आएगा, सहनशीलता से विनय आता है, यानी कि आपकी सहनशीलता विनय का निर्माण करती है। वैसे ही अगर आप दृढ़ता करोगे तो उससे क्या आएगी, योग्यता, यानी कि आप में क्या है, दृढ़ता, विल पावर अच्छी है तो उससे आपकी योग्यता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, यदि CAR को 2035 लिखा जाता है तो पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखो इसको लिखा है 1 2 3, 1 2 3 4 है यहां। तो अगर हम C ले तो C का वर्णमाला में होता है 3, और A को ले तो 1, और R को ले तो 18। अच्छा उल्टा करके +2 +2 +2 +2। C को क्या लिखा है 5, A को क्या लिखा है 3, और इसको क्या लिखा है 20। ठीक है, तो यहां से आपका इस वाले को पहले उसके बाद फिर इसके बाद ले गया और सबके वर्णमाला के स्थान में 2 2 प्लस प्लस कर दिया है। तो आप ऐसा ही करोगे, उल्टी तरफ से लिखोगे TNIOP। टी का वर्णमाला में इजोटी 20 में होता है तो इसको क्या लिखोगे 22। ये 14 में होता है तो इसको लिखोगे 16। आई कितने में होता है 9 में, 9 को क्या लिखोगे 11। ओ इजोटी ओ कितने में होता है 15 में तो इसको लिखोगे 17। पी कितने में होता है OP 16 में तो इसको लिखोगे 18। तो 22 16 11 17 18, 22 16 11 17 18, 22 16 11 17 18, ये इसका सही आंसर होगा कोट भाषा में। ठीक है, क्या करा है, पहले इनको उल्टा करा है, फिर वर्णमाला के स्थानों में जो इनकी स्थिति है उसमें +2 करके उसे लिख दिया है, सब में +2 करके। अगला क्वेश्चन है, यदि 9 गुणा 6 बराबर 405 हो, 8 गुणा 8 बराबर 406 हो, 3 गुणा 6 बराबर क्या होगा। तो इसे गौर से देखिए, ये आपका क्या है 9 गुणा 6 बराबर कितना होता है, वैसे 9 6 54। तो इसमें 54 आपको दिख रहा है, 4 को पहले कर दिया इसने, बीच में 0 ले लिया, फिर 5 को कर दिया। 8 अट्ठे कितना होता है 8 गुणा 8 बराबर 64। तो इसने क्या करा है 4 को पहले ले लिया, बीच में 0, बाद में 6। 13 6 78 होगा, तो 78 में 8 पहले ले लो, 0 बाद में और 7 बीच में 0 और 7 ही, तो 807। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, रमा उत्तर दिशा में 25 किमी गई, फिर वो बाएं मुड़कर 15 किमी गई। उत्तर दिशा में 25 किमी गई, फिर वो बाएं मुड़कर के 15 किमी गई। उत्तर दिशा में यहां से स्टार्टिंग से 25 किमी, फिर वह बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर गई, एक बार फिर बाएं मुड़ी, तो माया कौन सा होगा, ये 25 है तो लगभग यहां पर ये खत्म हो जाएगा 15।
15। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान कौन सा है? ये, उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा है? ये वाला। तो इससे किस दिशा में हुई है? ये दिशा तो पश्चिम हुई, ये उत्तर हुई, तो ये हुई उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक दिशा से उत्तर पश्चिम में है। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ डिम हो गया है, इसमें आपका ये चक्का बना हुआ है, ठीक। 146 है, ये 236 है, 913 है, 835 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 632 है, 319 है, 538। तो इसमें यहां पर क्या आएगा कह रहा है? तो देखो ये आमने सामने क्या कर रखा है, डिजिटों को उल्टा कर दिया है आमने सामने। तो यहां पर भी जैसे देखो ये 236 है तो 6 3 2 कर दिया, 6 3 2। जैसे ये 319 है तो 9 1 3 कर दिया है। तो इसको क्या कर दें हम, उल्टा करके 6 4 1 लिख देते हैं। तो 6 4 1 किसमें है? ए वाले में। तो ये 25 क्वेश्चन है आपके पूरे रीजनिंग के, और जो आपके जीएस है उसके आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा। और उसके अलावा आप सुझाव भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1-2 दिन में हम, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी का सेट लाओ, तो 50 नंबर का हिंदी का सेट में यूट्यूब पर 1-2 दिन में आपके, जैसे कल उत्तराखंड हो जाएगा या कल ही हो सकता है हिंदी का, तो इस हफ्ते में हिंदी का 50 नंबर का सेट जरूर लाऊंगा, जो आपके ईओ और बंदी रक्षक के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उसे आप देख लीजिएगा। कल का हम वीडियो उसमें, कल या परसों का वीडियो हम हिंदी का लेकर के आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।